हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम बीएससी नर्सिंग का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये हमारे मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो हर बार हमारे बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो हमारे हर बार बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये हमारे मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? किसी विलयन का प्रसारण दाब निम्न में से किसके समानुपाती होता है? द मॉलिक्यूलर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, द एब्सोल्यूट temperature at a given concentration, the lowering of vapor pressure, all of the above. So the correct option is option number D, all of the above. उपरोक्त सभी। जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द मॉलिक्यूलर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ गिवन कंसेंट्रेशन एंड द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है हमारा MB is equal to WB into RT अपॉन पाई इंटू V। तो ये हमारा इन सब में डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन आ लार्ज स्केल नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड मेनली बाय। हमें बताना है कि लार्ज स्केल में नाइट्रिक एसिड किस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। बड़े पैमाने पर नाइट्रिक एसिड मुख्य रूप से तैयार किया जाता है हेबर्ट्स प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, डेकन प्रोसेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B, ओसवाल्ड प्रोसेस। ओसवाल्ड प्रतिक्रिया से हमारा जो है लार्ज स्केल ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिएक्शन RBr प्लस NaCN इट फॉर्म्स RCN प्लस NaBr इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो एक गिवन रिएक्शन हमें दी है ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमें बताना है। RBr प्लस NaCN इट फॉर्म्स RCN प्लस NaBr अभिक्रिया उदाहरण है एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो ये एग्जाम्पल हमें गिवन है ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेंजीन रिएक्ट्स विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म। जब हमारा बेंजीन रिएक्ट करता है CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो वो क्या फॉर्म करता है? जब बेंजीन सोक्ष की AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl से अभिक्रिया करता है तो बनता है क्लोरोबेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड, ज़ाइलीन, टॉल्वीन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D, टॉल्वीन बनता है। जब हमारा बेंजीन रिएक्ट करता है CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो हमारा टॉल्वीन बनता है, मतलब बेंजीन के ऊपर CH3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D, टॉल्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रिएक्शन रेट बाय। जो हमारा एक कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाता है? एक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है डिक्रीजिंग इंथैल्पी, इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी, इंक्रीजिंग एक्टिवेशन इंथैल्पी, डिक्रीजिंग एक्टिवेशन इंथैल्पी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, डिक्रीजिंग एक्टिवेशन इंथैल्पी। डिक्रीजिंग एक्टिवेशन इंथैल्पी से वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है एक कैटलिस्ट। So the correct option is option number C, decreasing activation enthalpy. Next question is, the correct geometry and hybridization for XeF4R। हमें बताना है कि क्या ज्योमेट्री होगी और हाइब्रिडाइजेशन होगा XeF4 का। XeF4 के लिए सही ज्यामिति F सही संस्करण है ऑक्टाहेड्रल sp3d2, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp3d, प्लेनर triangle sp3d3, square planar sp3d2। so the correct option is option number D, square planar sp3d2। हमारा जो XeF4 होता है उसका हमारा ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर एंड उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कीटोन अपॉन ट्रीटमेंट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स। जब हमारा कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो वो हमारा क्या फॉर्म करता है? कीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराने पर क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, एल्डिहाइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, टर्सरी अल्कोहल। जब हमारी कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हमारा टर्सरी अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन। हमें बताना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? कॉलिगेटिव गुण किस पर निर्भर करते हैं? द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन। विलयन के घुले हुए विलयन की कणों की संख्या पर हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिपेंड करता है, मीन्स द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन फ्रॉम कीटोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमें बताना है कि साइनोहाइड्रीन का बनना कीटोन से किसका एग्जाम्पल है? कीटोन से साइनोहाइड्रीन का उत्पादन का एक उदाहरण है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल होता है जब हमारा साइनोहाइड्रीन से कीटोन बनता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड रिफर टू अंडरगो। हमें बताना है एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इनमें से कौन सी रिएक्शन शो करेगा? एक प्राथमिक अल्काइल हैलाइड निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया को प्राथमिकता देगा? SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, अल्फा एलिमिनेशन, रेसमाइजेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, SN2 रिएक्शन। जो हमारा एक अल्काइल हैलाइड है वो हमारा SN2 रिएक्शन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। हमें बताना है कि हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अग्र आयुकाल क्या होता है? 0.963 अपॉन के, 0 to A अपॉन के, 0.693 अपॉन के, 0.396 अपॉन के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 0.693 अपॉन के हमारा हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉन्स प्रोसेस यूज टू रिफाइनिंग। जो हमारी मॉन्स प्रोसेस होता है उससे हम किसको रिफाइन करते हैं? मॉन्स अभिक्रिया का प्रयोग किसको शुद्ध करने में किया जाता है? जर्मेनियम, कॉपर, निखिल, टाइटेनियम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, निखिल को प्योरीफाई रिफाइन करने के लिए हम मॉन्स प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a substance which is used as antiseptic as well as disinfectant। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको हम एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। एक ऐसा पदार्थ जो एंटीसेप्टिक के साथ साथ डिसएंटीफेक्टेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आइडोफॉर्म, क्लोरीन, फिनॉल, डिटॉल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, फिनॉल को हम एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। So the correct option is option number C, phenol. Next question is एल्डिहाइड रिड्यूस टॉलिन रिएजेंट टू। जो हमारा एल्डिहाइड होता है वो रिड्यूस करता है टॉलिन रिएजेंट को किस में? एल्डिहाइड टालिन अभिक्रम को किसके अपयनित करता है? Ag2O मेटेलिक सिल्वर, Cu2O मेटेलिक कॉपर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मेटेलिक सिल्वर में एल्डिहाइड जो होता है वो कीटोन टॉलिन रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मेटेलिक सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विटामिन विच इज़ वाटर सॉल्युबल एंड इज एन एंटीऑक्सीडेंट। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारा वाटर सॉल्युबल होता है और एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल से घुलनशील होने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी होता है? विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी हमारा वाटर सॉल्युबल एंड यूज एज अ एंटीऑक्सीडेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन सी होता है एंड विटामिन बी होता है एंड हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल आयरन, हमें बताना है इनमें से सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है कॉमर्शियल आयरन की। व्यापारिक लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिग आयरन, स्टील, wrought iron, none of them. So the correct option is option number C. Wrought iron is the purest form of commercial iron. मीन्स कच्चा लोहा हमारा आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज, हमें बताना है कि पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है। पी कक्षक का आकार कैसा होता है, राउंड, लीनियर, डम्बेल, डबल डम्बेल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डम्बेल। द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डम्बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसिटिलीन मॉलिक्यूल हैज़ बॉन्ड्स, हमें बताना है कि एसिटिलीन में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। 1 सिग्मा एंड 2 पाई, 2 सिग्मा एंड 2 पाई, 2 सिग्मा एंड 1 पाई, 1 सिग्मा एंड 3 पाई। सो इनमें से कोई भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जो एसिटिलीन का स्ट्रक्चर होता है वो हमारा कुछ ऐसा होता है जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होता है, एक यहाँ होता है एंड एक यहाँ होता है। तो हमारे 3 तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं एंड 2 पाई हमारे ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता होगा। तो 2 पाई बॉन्ड होते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो एसिटिलीन में मॉलिक्यूल्स में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, हमारे 3 सिग्मा एंड 2 पाई प्रेजेंट होते हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH4 मॉलिक्यूल्स हैज़ हाइब्रिडाइजेशन, हमें बताना है कि CH4 मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। CH4 में कौन सा संस्करण पाया जाता है, sp, sp2, sp3, sp3d। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है हमारा CH4 मॉलिक्यूल में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज, हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है हमारा पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। सो बच्चों इसी के साथ हमारे 20 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम फिजिक्स के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो अब हम फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे 20। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है A rectangle coil of length of 0.12 meter and width 0.1 meter having 50 tons of wire is suspended vertically in a uniform magnetic field of strength 0.2 Weber per meter square. The coil carries a current of 2 ampere. If the plane of the coil is inclined at an angle of 30 degree with the direction of the field, the torque required in keep the coil in stable equilibrium will be। एक 0.12 मीटर लंबी 0.1 मीटर चौड़ी कुंडली में तार के 50 फेरे हैं। इसको 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाकार लटकाया गया है। कुंडली में 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री कोण बनाती है तो इसे रोकने वाले के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का मान होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें लेंथ दी है 0.12 मीटर, विड्थ दी है हमें 0.1 मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं हमें 50, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें दी है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, करंट हमें दिया है 2 एम्पेयर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ हमें कितनी दी है 0.12 मीटर एंड विड्थ कितनी दी है हमें 0.1 मीटर। तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा आ जाएगा 0.012 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या निकाल लिया एरिया। अब इसके बाद इसमें हमें थीटा की वैल्यू कितनी दी है 30 डिग्री। तो हमारा क्या होगा थीटा, हमारा क्या होगा थीटा एंगल बिटवीन नॉर्मल प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा 90 माइनस थीटा डैश। तो थीटा डैश की वैल्यू हमें गिवन है तो हो जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो हमारा फाइनल एंगल आ गया वो हमारा 60 डिग्री आ गया। तो हमारा एरिया हमने कितना निकाला था 0.012 मीटर स्क्वायर एंड हमारा थीटा आ गया 60 डिग्री। तो अब हम इसमें टाउ का फॉर्मूला लगाएंगे तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा NIAB साइन थीटा। एन की वैल्यू हमें दी है 50, करंट हमें दिया है 2, एरिया भी हमने निकाला 0.012, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू हमें दी है 0.2 और हमारा साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है 3/2। तो बच्चों जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.2078 न्यूटन मीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 0.20 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सनलाइट फ्रॉम सन टू अर्थ रीचेस इन, हमें बताना है कि जो सनलाइट होती है वो सन से अर्थ में पहुंचने में कितना टाइम लेती है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट्स, 10 मिनट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट में हमारा जो सनलाइट होती है वो सन से अर्थ में पहुंचती है।
सो द करेक्ट ऑप्शन इज 8 मिनट में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्केलर क्वांटिटी. इनमें से कौन सी हमारी स्केलर क्वांटिटी है हमें बताना है. निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है. फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. प्रेशर एक हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है. तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. दाब हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लेयर किक्स अ फुटबॉल ऑफ mass 0.5 kg and the football being to move with a velocity of 10 meter per second. If the constant contact between the leg and the football lasts for 1/50 second, then the force acted on the football should be. हमें बताना है कि फोर्स कितना होगा. तो हमें क्या बोला है, हमें मास दिया है जो हमारा कितना है 0.5 kg, हमें वेलोसिटी दी है जो हमारी 10 मीटर पर सेकेंड, एंड हमें टाइम दिया है जो हमारा 1/50 सेकेंड. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन. तो हमें वेलोसिटी एंड टाइम दिया है तो उससे हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी. वेलोसिटी हमें कितनी दी है 10 अपॉन टाइम हमें कितना दिया 1/50. तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा 50 इंटू 10, ये हो जाएगा 500/1. तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया 500. अब हमारा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है. मास हमें कितना दिया 0.5 इंटू हमारा 500 हो जाएगा. तो जब हम इससे 0.5 इंटू 500 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 250. हमारी फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन. तो 250 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड वेव इन एयर आर. हमें बताना है कि साउंड वेव इन एयर क्या होती है. वायु में ध्वनि तरंग होती है. ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पोलराइज्ड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, longitudinal. Sound wave in air is longitudinal. So the correct option is option number B. Next question is what is the unit for specific resistance. हमें बताना है कि specific resistance की यूनिट क्या होती है. विशेषण प्रतिरोध का मात्रक क्या है. ओम पर सेंटीमीटर, ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम, सेंटीमीटर, ओम. So the correct option is option number C, ohm centimeter. Ohm centimeter is the unit of specific resistance. Next question is a child weighing 25 kg slides down a rope hanging from the branch of a tall tree. If the force of friction acting against him is 2 Newton, what is the acceleration of the child. हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ चाइल्ड क्या होगा. तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं. हमें मास गिवन है जो हमारा 25 kg है, हमें फोर्स गिवन है जो हमारा 2 न्यूटन है, एंड हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन. तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू m इंटू जी. तो ये हमारा होगा मास हमें कितना दिया 25, एंड हमें क्या बोला है जी की वैल्यू क्या यूज़ करनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो हमारा जो फोर्स होगा वो आ जाएगा 245 न्यूटन. तो ये हमारा 245 न्यूटन आ गया. तो अब हम क्या निकालेंगे एफ नेट निकालेंगे. तो एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ जी माइनस एफ आर. एफ जी हमें कितना दिया अभी हमने निकाला 245 माइनस एफ आर हमें कितना दिया है 2. तो ये क्या हो जाएगा 243 न्यूटन. ये हमारा एफ नेट आ गया. अब हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन. तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन मास. तो हमारा एफ नेट कितना था 243 अपॉन मास हमें कितना गिवन है 25. तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D, 9.72 meter per second square is the correct answer. Next question is force of gravity is least in. हमें बताना है force of gravity सबसे कम कहाँ होगा. The equator, the pole, between equator and pole, none of these. So the correct option is option number A, the equator. equator में हमारा force of gravity सबसे ज़्यादा कम होगा. Next question is an automobile moves on a road with a speed of 54 km per hour. The radius of its wheels is 0.45 meter and the moment of inertia of the wheel about its axis of rotation is 3 gram meter square. If the wheel is brought to rest in 15 seconds, then magnitude of average torque transmitted by its brakes to the wheel is. तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, टॉर्क हमें फाइंड करना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया है वेलोसिटी दिया है 54 किलोमीटर पर आवर. रेडियस दिया है हमें 0.245 मीटर. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया है 3 kg मीटर स्क्वायर. टाइम हमें दिया है 15 सेकेंड. तो सबसे पहले हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लेंगे जो हमारा हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू WF माइनस WI अपॉन T. तो WF हमें कितना दिया है 0 माइनस 100 अपॉन 3 अपॉन
15, टाइम हमें कितना दिया है 15। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब हमारा टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो हमारा टाउ कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना गिवन है 3 इंटू, अभी हमने हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन कितना निकाला -20/9। तो 9 से 3 कैंसिल हो, 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या आ गया -20/3। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.67 न्यूटन मीटर। ये हमारा माइनस में आएगा, पर जब हम टॉर्क को मॉड में लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6.67 न्यूटन मीटर। यही हमारा आंसर होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 6.66 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। शायद मैंने जब हमने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला था, तो जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है उसे मैंने -20 बोल दिया था। तो जब आप उसको 0 -100/3/15 करोगे तो वो हमारा -20/9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज। हमें SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बताना है। केल्विन पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर मोल, ओल केल्विन, जूल पर मोल, जूल पर kg। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जूल पर मोल केल्विन हमारी यूनिट होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट। हमें बताना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या स्टेट करता है। सिस्टम कैन डू वर्क, सिस्टम हैज प्रेशर, सिस्टम हैज एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो हमारा स्टेट करता है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a particle is executing a simple harmonic motion, its maximum acceleration is alpha and maximum velocity is beta, then its time period of vibration will be। हमें एक पार्टिकल दिया है जो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जिसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें अल्फा दिया है एंड मैक्सिमम वेलोसिटी हमें बीटा दिया है। तो हमें उसका टाइम पीरियड बताना है कि कितना होगा। 2π बीटा अपॉन अल्फा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 2π बीटा अपॉन अल्फा। ये हमारा उसका टाइम पीरियड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। हमें बताना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड किस में मैक्सिमम होता है। एयर, वॉल्यूम, वैक्यूम, वाटर, स्टील। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, स्टील में हमारा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है वो हमारा मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन आइसोथर्मल एक्सचेंज एन आइडल गैस ओबेज। जो हमारा आइसोथर्मल एक्सचेंज होता है उसमें आइडल गैस हमारा किसको ओबे करती है। बॉयल्स लॉ, गेलूसा लॉ, चार्ल्स लॉ, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा आइसोथर्मल एक्सचेंज ऑफ एन आइडल गैस होता है वो ओबे करता है बॉयल्स लॉ को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, बॉयल के नियम को वो हमारा ओबे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the acceleration of a particle is increasing linearly with a time t as bt. The particle start from the origin with a initial velocity v naught. The distance traveled by the particle in time t will be। हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस होगा हम पार्टिकल का इन टाइम t। हमें क्या दिया है, हमें टाइम दिया है t एज अ bt और हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया है v naught। तो हमारा कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन टाइम t विल बी v naught t plus 1/3 bt स्क्वायर, v naught t plus 1/3 bt क्यूब, v naught t plus 1/6 bt क्यूब, v naught t plus half bt square. So the correct option is option number C, v naught t plus 1/6 bt cube is the correct answer. Next question is a mass m is split into two parts m and m which are then suspended by a certain distance. What is the ratio of m upon m maximizes the gravitational force between the two parts? 1/3, 1/2, 1/4, 1/5. So the correct option is option number B, 1/2। रेशियो होगा हमारा m और स्मॉल m एंड कैपिटल m का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास, टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वन ऑफ स्टील एंड अनदर ऑफ ब्रास आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ। इफ वी वांट द लोअर एंड ऑफ द वायर टू बी एट द सेम लेवल देन द वेट एडेड टू द स्टील एंड ब्रास वायर मस्ट बी इन द रेशियो ऑफ। हमें दिया है कि यंग्स मॉड्यूलस में हमारा एक स्टील है जो हमारा ट्वाइस है ब्रास से, तो हमें बताना है, और दोनों की लेंथ जो है सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो हमें दोनों का रेशियो बताना है। तो क्या होगा हमारा 1:1, 1:2, 2:1, 4:1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 2:1 होगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the given figure a diode D is connected to an external resistance R is equal to 100 ohm and EMF 3.5 volt. If the barrier potential develop across the diode of 0.5 volt then current in the circuit will be. हमें एक फिगर दिया है जिसमें हमें डायोड डी दिया है जिसकी हमें रेजिस्टेंस कितनी दी है 100 ओम, EMF हमें कितना दिया है 3.5 वोल्ट एंड हमें पोटेंशियल बैरियर कितना दिया है 0.5 वोल्ट. तो जैसे कि हमें पता है कि ओम्स लॉ हमारा क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर. तो इसके लिए सबसे पहले हम V इफेक्टिव निकाल लेंगे. तो हमारा V इफेक्टिव कैसे निकलेगा, हमारा हमें EMF दिया है V माइनस और हमारा पोटेंशियल बैरियर है जिसे हम VB से डिनोट करेंगे. तो V हमारा कितना है 3.5 माइनस पोटेंशियल बैरियर हमारा कितना है 0.5. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 वोल्ट जो है वो हमारा वेलोसिटी आ जाएगी. तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. तो ये हमारा हो जाएगा I इज इक्वल टू V इफेक्टिव अपॉन R. तो V इफेक्टिव अभी हमने कितना निकाला 3, R हमारा कितना है 100. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 0.03 एम्पियर. तो ये हमारा हो जाएगा 3 MA. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 30 MA. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हमारे केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस प्लस फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. इससे पहली वाली वीडियो में हमने बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.